नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे थे। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो मेरा टॉपिक आज है वो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अब बात करते हैं, इसकी डिफिनीशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में हुए चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसके मेथड हमने बता चुके थे, एक ईएमएफ मेथड होता है, एक एमएफ मेथड होता है, पोर्टियर ट्रायंगल होता है और फोर्थ होता है न्यू एएसए। तो उसमें से एक मेथड जो है वो ईएमएफ मेथड या जिसका दूसरा नाम है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से हम लोग आज स्टडी करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर बाय ईएमएफ मेथड। अब इसको पढ़ने से पहले हमें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टडी कर चुके हैं। तो यही हमने लिखा है, इस मेथड में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की सहायता से सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओसीसी और एससीसी की हेल्प से हम लोग इम्पीडेंस निकालते हैं। अब आप सोचते होंगे कैसे इम्पीडेंस निकालेंगे। ओसीसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, और एससीसी की हेल्प से हम लोग करंट निकालेंगे, और दोनों को जो डिवाइड कर देते हैं वो क्या निकल जाता है, जेड निकल जाता है, और उस जेड की हेल्प से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो इस मेथड को निम्नलिखित से, इसके कई स्टेप है जिसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ओसीसी और एससीसी ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमने क्या किया, ये मेरा ये ओसीसी ग्राफ हो गया और ये एससीसी ग्राफ हुआ। इसको हमने क्या किया, ड्रा किया। ये पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कैसे किया जाता है, ओपन सर्किट कंडीशन में ड्रा किया जाता है। और ये ग्राफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, यहाँ पर VT = 0 हो जाता है। उस कंडीशन में ये हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। अब क्या है, दूसरा कंडीशन में क्या लिखा, कंडीशन नंबर 2, दोनों ग्राफ की हेल्प से सेम फील्ड करंट पर ओसीसी ओपन वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात करते हैं। मतलब इन दोनों की ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ओसीसी पर हम वोल्टेज प्राप्त करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, करंट प्राप्त करेंगे। तो ये आपका VT हो गया, VT नहीं मतलब वोल्टेज हुआ, और ये जो आपका होता है, ये इस वाले ग्राफ पर जो हम लोग प्राप्त करेंगे, ये वाला, ये करंट हो गया, ये I हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज अपॉन शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये AB किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और इस पर आप ध्यान से देखिए, तो ये AC क्या रिप्रेजेंट करता है, ये AC करंट को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि हमने बोले थे कि दोनों कर्व को सेम ग्राफ पर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फील्ड करंट तो दोनों है, फील्ड करंट यहाँ पर ओसीसी के लिए यहाँ वोल्टेज दिख दिया, और एससीसी के लिए यहाँ पर हमने शॉर्ट सर्किट करंट का लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया है। ये करने के बाद आपको क्या मिल गया, जेडएस मिलेगा। अब जेडएस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है उसमें एक्सेस आता है। अब देखिए क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस आप पहले ही वोल्ट मीटर और मीटर के मेथड से ज्ञात कर चुके हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। उसको डीसी सप्लाई दे करके हम रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। उसमें 1.2 या 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस रेजिस्टेंस में, क्योंकि स्किन फैक्टर की वजह से जो AC रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, इससे जो निकलता है वो DC रेजिस्टेंस निकलता है। अब उस रेजिस्टेंस हमें मिल गया और ZS मिल गया। तो ZS और रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सेस निकाल सकते हैं। ये क्या आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस, क्या मतलब ये हमें पहले पता है। तो इस तरह से मेरा क्या निकल गया, एक्सेस निकल गया। एक्सेस निकलने के बाद जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है
उसमें क्या आता है, EF आता है। तो इस EF में भी आपको क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। तो इसको अलग एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला कैसे आया, इस फेजर डायग्राम से आप समझ सकते हैं। EF इक्वल टू VT टर्मिनल वोल्टेज प्लस IA मतलब IA और IA एक्सेस, ये पूरा आ गया, IA एक्सेस आ गया। और इस एक्सेस को हमने ऐसे भी लिख दिया, VT मतलब इस इक्वेशन को हमने दूसरी तरह से लिखा, VT प्लस IA प्लस J एक्सेस। इसका अगर फेजर बनाएंगे तो आपको कैसे बन जाएगा, तो पहले VT आपने खड़ा खींचा, मतलब वर्टिकल खींचा। IA क्या है, IA आपका लैग कर रहा है, चूंकि ये लैगिंग है, आपका लैगिंग कंडीशन में ये लैग कर रहा है। IA इसी के फेज में हमने बनाया, और फिर उसके बाद IA एक्सेस क्या होगा, इससे 90 डिग्री लीड करेगा, और हमें ये प्राप्त हुआ। ये पहले हम कई बार प्रीवियस लेक्चर में, 2 लेक्चर में हम बता चुके ये फार्मूला कैसे आया। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, सिंपल है ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। राइट ट्रायंगल में ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कास थीटा का होगा, VT कास थीटा हो जाएगा, और ये IA है, ये IA है, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे ये जो है वो VT साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, और ये IA एक्सेस है। तो ये आपको फार्मूला पता है। आपने यहाँ से एक्सेस निकाल लिया। एक्सेस निकालने के बाद आपका ये निकल गया, EF निकल गया। EF निकलने के बाद आप फार्मूले में लिख दिए EF माइनस VT अपान VT इंटू 100। चूँकि EF हमें नहीं पता, मशीन पर नहीं लिखा रहता है, EF आप खुद निकालें, जो कि VT मशीन पर लिखा होता है टर्मिनल वोल्टेज। इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या होती है, कुछ कमियां होती हैं। उस कमियां को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, समझते हैं, तो हमें कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तो मेरा कंक्लूजन क्या आया, इसको निकालते हैं कि इसमें क्या क्या कमी हो सकती है, ये वैल्यू सही आया कि गलत है, इसको समझते हैं। अब बात करते हैं, जो ZS निकलता है वो वेरिएबल होता है। ये फील्ड का बढ़ने पर क्या होता है, इसकी वैल्यू कम होने लगती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका OCC है, IISC है। इस फील्ड करंट पर आप देखेंगे ये वोल्टेज अपन ये करंट, और जैसे से आप आगे जा रहे हैं, मतलब फील्ड बढ़ाते जाएंगे, तो वोल्टेज बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और करंट क्या है, करंट क्या होगा, उसी रेशियो से बढ़ेगा। मतलब आप जो Z इक्वल टू V अपन I, तो वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पर OCC में वोल्टेज क्या होता जाएगा, रुक जाएगा। करंट क्या हो रहा है, बढ़ा, अतः क्या हो जाएगा, ZS क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आपने जो पाया, ये क्या, देखिए शुरू में सैचुरेशन से पहले ZS क्या था, कांस्टेंट था, और सैचुरेशन के बाद क्या हो रहा है, सैचुरेशन के बाद आपका ये कम होने भी, वोल्टेज कम होने लगता है, अतः ZS भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब बात करते हैं, जो आप यहाँ से इम्पीडेंस निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, लो फील्ड पर निकाले हैं, क्योंकि लो फील्ड पर ही क्या हो जाता है, हमें लो फील्ड पर हमें IA प्राप्त हो जाता है, और उसी पर हमें क्या करते हैं, V प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मेथड से जो आप Z निकालते हैं वो सैचुरेशन से पहले निकालते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड कंडीशन में निकालते हैं। तो उस समय जो ZS आता है वो क्या होता है, हाई आता है। उस समय ZS जो होगा वो हाई आएगा, ज़्यादा आता है। अब बात करते हैं, जबकि फील्ड क्या है, कम है, यही वही लिखे, अर्थात अनसैचुरेटेड इम्पीडेंस का मान ज़्यादा होता है तथा सैचुरेटेड इम्पीडेंस का मान कम होता है। तो ये आपका क्या होता है, कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मशीन एक्चुअल में किस में चलती है, लो फील्ड पर चलती है कि हाई फील्ड पर चलती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। जो यहाँ कंक्लूजन निकाले हैं वही हमने लिखा है कि जो आप मेजर्ड करेंगे वो ZS क्या होगा, हाई होगा, लेकिन एक्चुअल में जो ZS होता है वो क्या होता है, कम होता है। आप सोचेंगे भाई एक्चुअल में ZS क्यों कम होता है, इसलिए कम होता है कि एक्चुअल में जो मशीन चलती है, जो सिंक्रोनस जनरेटर चलता है, उस समय जो फील्ड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। उस समय जब फील्ड ज़्यादा होगी, और जब फील्ड ज़्यादा होगा, तो जब फील्ड ज़्यादा होने पर क्या होगा, आपका ZS एक्चुअल में क्या होता है, कम होता है। जो आप मेजर करते हैं वो क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। इस प्रकार मेरा जो ZS मिलेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब आपका ZS ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ZS ज़्यादा होने से आपका एक्सेस की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। RA की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। और जब हम बात करते हैं
वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है, आरए आता है और एक्सेस आता है। तो ये दोनों की वजह से ईएफ की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और ईएफ माइनस वीटी की वैल्यू भी क्या आएगी वोल्टेज रेगुलेशन में, वो भी ज़्यादा आएगा। अतः हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन ईएमएफ मेथड के से ज़्यादा आता है। ज़्यादा नहीं आता, बहुत ज़्यादा आता है, जो वैल्यू होती है उससे बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि इस मेथड से बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, पेसिमिस्टिक मेथड होता है। मतलब इस मेथड का दूसरा नाम है पेसिमिस्टिक मेथड। तो हमने एक मेथड समझ लिया वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। वो मेथड है एमएमएफ मेथड। वो मेथड है एमएमएफ मेथड। अब हम लोग बात करते हैं कि एमएमएफ मेथड क्या होता है। एमएमएफ मेथड ईएमएफ मेथड का अपोजिट होता है। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि वोल्टेज जोड़ जोड़ करके ईएमएफ प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एमएमएफ जोड़ करके या एमएमएफ का फेजर सम करके हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, ईएफ प्राप्त करेंगे। सोच समझिए, ईएमएफ मेथड में क्या कर रहे थे, सारे वोल्टेज को मतलब सारे वोल्टेज को जोड़ जोड़ करके हम लोग ईएफ प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एमएमएफ को जोड़ करके वो एमएमएफ प्राप्त करेंगे जिस एमएमएफ में मेरा ईएफ प्राप्त हो जाए। तो ये मेथड क्या है, उसका अपोजिट है। तो यही हमने लिखा है, यह मेथड ईएमएफ मेथड का अपोजिट होता है। अतः आर्मेचर वाइंडिंग के ईएमएफ को फील्ड वाइंडिंग के एमएफ से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब वहाँ के ईएमएफ को क्या करेंगे, एमएफ से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसलिए इस मेथड को एमएफ मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल को आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो एक चीज़ में ये है, हमने एक एजम्पशन ले रखा है। वो एजम्पशन क्या ले रखा है, जो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, एक्स से आर होता है। लेकिन इस मेथड में एक्सल को भी हम लोग, जो लीकेज रिएक्टेंस है उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। ये इसका की पॉइंट है। इस एक्सल को भी हमने क्या माना, आर्मेचर रिएक्शन, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है, बट हमने यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं। अब देखिए क्या है, अब हमें इस मेथड को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब देखो कैसे समझते हैं। मान लेते हैं क्या है, जीरो पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब हमने क्या लगा दिया, जो टर्मिनल वोल्टेज पर जो लोड लगाया है, जो आपका ये फिगर बना था, यहाँ पर जो लोड लगाया है वो प्योर लैगिंग है। लैगिंग लगा, जो वीटी आपका प्योर लैगिंग है। उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिएगा, आप ये पाएंगे लैगिंग है, तो अब जो वीटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो वीटी एक्चुअल में लैगिंग कंडीशन में क्या होता है, ये फील्ड मतलब मेन फील्ड आर्मेचर फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट 180 डिग्री पर मतलब अपोजिट होते हैं। मतलब वो क्या होगा, सीधे डायरेक्ट अपोजिट होते हैं। तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब लैगिंग लोड पर, प्योर लैगिंग लोड अर्थात जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पर मेन फील्ड आर्मेचर फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अतः क्या होगा, हमें उतना ही टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपने आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू वोल्टेज कम हुआ था, तो उतना फील्ड आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वही हमने ओपन सर्किट कंडीशन में वोल्टेज और आर्मेचर कंडीशन के फील्ड एमएफ को आपस में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्योंकि ये दोनों क्या थे, एक्चुअल में अपोजिट थे, लेकिन हमें टर्मिनल वोल्टेज क्या है, अभी भी उतना पाना है। ऐसे समझिए, ये मान लीजिए ओपन है, तो हमें क्या मिला था, वीटी मिल रहा था। अब हमें क्या किया, इस पर लोड बढ़ा दिए, यहाँ लैगिंग लोड लगा दिए। अब भी मुझे वीटी प्राप्त करना है, तो वीटी प्राप्त करना है तो वो क्या होगा, ये जो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमें वीटी क्या है, अभी भी उतना ही चाहिए। तो हमें क्या करना है, और एक्स्ट्रा फ्लक्स उसी की दिशा में क्या कर दे, ऐड कर दे। तो हमने वही फ्लक्स हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, वही हमने लिखा है, जीरो पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है। अतः रेटेड आर्मेचर करंट पर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न्स की आवश्यकता होती है, या एक्स्ट्रा एमएफ की आवश्यकता होती है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग में।
तो इसको हमने यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका जो ये आता है ये OC से प्राप्त होता है और जो ये मिलता है ये SCC से प्राप्त होता है। इसको अभी और समझेंगे। ये क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है। अतः हम क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा इतना क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इस समय जो मुझे प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वो VT प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम लोग, अब ये VT नहीं, मुझे एक्चुअल में EF प्राप्त होगा, गलत बोल गए। ये जो भी दोनों को हम फील्ड फ्लक्स को जोड़ देते हैं, फील्ड को जोड़ देते हैं, मुझे EF प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्या देता है, ये VT देता है। और ये जो कंडीशन है वो X से और XL में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके वोल्टेज ड्रॉप, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो कितना MMF की आवश्यकता होती है ये बताता है। तो वो जोड़ देंगे तो क्या मूल्य मिल जाएगा, मुझे EF मिल जाएगा। इसको अभी और अच्छे से क्लियर होगा। तीसरी बात करते हैं जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर वाला जो कैपेसिटिव लोड है, मतलब आपका जो ये आपने बना रखा है, सॉरी, जो यहाँ आप करें ये XAR है, ये XL है, तो यहाँ पर आपने क्या, यहाँ कैपेसिटिव लोड है, एक्चुअल में ये कैपेसिटिव लोड है। तो जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में हमने आर्मेचर रिएक्शन पढ़े थे, उसमें फील्ड क्या हो जाते हैं, कैपेसिटिव लोड पर दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। दोनों की फील्ड की दिशा क्या होती है, सेम होती है, और तब वो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐड हो जाने पर क्या होगा, आपने मुझे VT टर्मिनल, आपको मुझे VT प्राप्त करना है, यहाँ पर मुझे रेटेड VT प्राप्त करना है। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर IA करंट बहाए, तो यहाँ पर IA करंट बहाने पर क्या हुआ, यहाँ पर VT क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा लोड है, कैपेसिटिव लोड है, VT बढ़ जाएगा। अब लेकिन हमें VT अभी भी उतना ही प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, कितना फ्लक्स को कम करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ फ्लक्स को, इस फील्ड को कम कर देंगे तो ये VT क्या हो जाएगा, जो बढ़ा था वो कम हो जाएगा। तो कितना कम करेंगे, इसके आर्मेचर रिएक्शन को बराबर कम करेंगे। तो ये इतना हमने इसके क्या कर दिया, ये कम कर दिया। तो रिजल्टेंट जो हो गया ये FO है, और ये आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा हुआ, और ये जो आ गया आपका FR, ये रिजल्टेंट हो गया। मतलब इतने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, EF प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, इस फिगर को समझते हैं। और तीसरी कंडीशन आई, दो कंडीशन हो गई, एक आपका जीरो हुआ, जीरो लैगिंग, दूसरा हुआ जीरो लीडिंग। अब बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पर। यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन में क्या होगा, यूनिटी, इसमें क्या होगा, आप समझते हैं कि ये जो आपका FO होगा, इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मतलब ये फील्ड और ये आर्मेचर फील्ड क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री पर होंगे, और ये जो आपका होगा रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा, FR प्राप्त होगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन को का नेचर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की होती है। अतः रेटेड आर्मेचर करंट पर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए OB के बराबर एम्पियर टर्न्स की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि, तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा कि हमें एक फिगर आ गया, फाइनल फिगर दिखाएंगे, वो इस फिगर से क्या होगा, लिंक होगा। इसको थोड़ा समझते हैं। अब आपने देखा था कि मेन फील्ड होगा, नेक्स्ट फिगर हम चलते हैं, इस फिगर की हम लोग बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लैगिंग होता है, लैगिंग कंडीशन में हम लोग बात करें तो लैगिंग कंडीशन में हम लोग ऐड कर देते हैं। लीडिंग में क्या करते हैं, लीडिंग में हम लोग माइनस कर देते हैं, मतलब ये कम हो जाता है, यहाँ पर ये कम हो जाएगा। ये आपका हुआ लीडिंग। अब बात करते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन नेचर पर क्या होगा, क्रॉस में आपका ये हुआ, ये यूनिटी पर है, मतलब यूनिटी पर है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं लैगिंग लोड की बात करते हैं,
लैगिंग लोड की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, लैगिंग मतलब प्योर लैगिंग नहीं है, लैगिंग की बात कर रहे हैं। तो जो फिगर आएगा वो कैसा बनेगा, ये जो आएगा यूनिटी पर तो सीधा है, लैगिंग पर ये क्या हो जाएगा, इधर झुकेगा, क्योंकि लैगिंग पर क्या होता है, ऐड, लैगिंग पर सीधा हो जाता, जीरो लैगिंग पर ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है। और प्योर लैगिंग नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये और 90 और यूनिटी पर 90, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए, प्योर लैगिंग पर ये दोनों ऐड हो जाते हैं, यूनिटी पर ये हो जाता है, लीडिंग पर ये हो जाता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, यूनिटी पर ये होता है, तो लैगिंग पर किधर जाएगा, प्योर लैगिंग पर ऐसे होगा, तो लेकिन प्योर लैगिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा आपका। क्लियर है। लीडिंग पर क्या होगा, ये 90 डिग्री से भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब ये जो आपका फिगर बना है IF1 और IF2, ये क्या है, लैगिंग कंडीशन पर है। इसको भी और समझेंगे, इसको समझने के कुछ और हम समझते हैं, बाद में और समझेंगे। इस फिगर के लिए हमने आगे वो चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन इस फिगर को ये ध्यान रखिएगा, मतलब लैगिंग कंडीशन पर क्या होगा, ओपन सर्किट के कंडीशन पर फील्ड और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन पर जो फील्ड होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री प्लस होंगे, जबकि लीडिंग कैपेसिटिव पर कंडीशन में क्या होगा, 90 माइनस होगा। ये चीज़ हमें समझना है, ये फिगर यहाँ पर है और हम थोड़ा समझते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एमएफ मेथड का प्रोसीजर क्या है, कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा है, लैगिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन को डीमैग्नेटाइजेशन नेचर की होती है, अतः रेटेड आर्मेचर करंट पर रेटेड टर्मिनल प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा एटी की आवश्यकता होती है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये क्या है आपका OCC, हमने बोला था ना, इसको ग्राफ को खींचने के लिए हमें OCC और SCC ड्रा करते हैं। तो हमने ये OCC ड्रा कर लिया, ये SCC ड्रा कर लिया। यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हो, ये ISC करंट है, यहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए, कि जो ये पॉइंट आपने प्राप्त किया है, पहले हम लोग प्राप्त करते हैं ये वाला पॉइंट OC। यहाँ पर OC के कंडीशन में, मतलब OC के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस फिगर को हमने क्या कर दिया, 60 कर दिया। 60 होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो फील्ड को बढ़ा रहे हैं और फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर ये जो आइए क्या होगा, रेटेड करंट फ्लो होने लगेगा। वो जो रेटेड करंट प्राप्त होगा उसको हमने क्या बोल दिया, OC बोल दिया। फिर से रिपीट करते हैं, हमें क्या करना है, हमें 2 MMF प्राप्त करना है। एक वो MMF जब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो, मतलब वो कितना MMF होगा जो इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। दूसरा MMF वो प्राप्त करेंगे जब ओपन के कंडीशन में VT प्राप्त करेंगे। तो उस समय ओपन के कंडीशन में क्या VT आया था, VT के लिए कितना MMF दिए थे वो कंडीशन में, मतलब 2 MMF प्राप्त करने की यहाँ पर कंडीशन है। तो पहला कंडीशन यहाँ बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उस समय IF कितना था, उस समय सॉरी ये वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, उस समय कितना हमने IF दिया है वो हम प्राप्त करते हैं। अब हमने इसको 60 कर दिया, अब इसको हम इसमें करंट तब तक इसमें फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं जब तक कि इसके अंदर क्या हो जाए, रेटेड करंट ना प्राप्त हो। तो वो फिगर हमने यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो ये कंडीशन एक ऐसा करंट आया कि जहाँ पर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या मुझे IA रेटेड करंट मिला। अब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू वो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप मिला यहाँ पर वो कितना उस समय आपने फील्ड दिया उसको हमने नोट डाउन कर लिया, उस फील्ड को हमने क्या बोला, IF2 बोला। मतलब ये जो फील्ड है, ये पूरा फील्ड वो किसके बराबर है, IF2 के बराबर है। क्लियर है। अब हम वो फील्ड प्राप्त करेंगे, दूसरी कंडीशन है, अब हम लोग वो फील्ड प्राप्त करेंगे जिस कंडीशन में हमें ये प्राप्त हो, AC प्राप्त हो, OA देखिए। अब हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिए। अब हम लोग OCC ड्रा कर रहे हैं, हम फील्ड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं।
फील्ड को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, और ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, वो ये ओपन है, ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है आपका ओपन है, ये ओपन है। अब आप यहाँ फील्ड को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जाइए, बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फील्ड को बढ़ाइए, फील्ड करंट को, तो ये और बढ़ता जाएगा, वोल्टेज भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा, और फील्ड को बढ़ाइए तो ये और बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर VT मुझे टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन आया, ये कंडीशन जो आया, ये VT मिला जो क्या है, रेटेड के बराबर है। तो हमें उस समय इस फील्ड को हमने क्या कर लिया, इस फील्ड को मुझे मिला OA, तो इस फील्ड को हमने OA मिला। आप खुद थोड़ा सा सोचिए, ध्यान से सोचिए कि मेरे पास दो फील्ड आ गए। एक फील्ड वो फील्ड आया जब हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन थे, तो वो फील्ड को क्या पाए, तो वो फील्ड आपको मिला था इस SCC से। तो उस जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो फील्ड कितना वोल्टेज दे रहा था, वो फील्ड मात्र इसके वोल्टेज, इन दोनों के वोल्टेज के बराबर दे रहा था। क्लियर है? ध्यान से सोचिएगा, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन था, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन था तो ये फील्ड कितना वोल्टेज दे रहा था, इसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर दे रहा था, जबकि इसके अंदर रेटेड करंट फ्लो हो रहा था। क्लियर है? दूसरी कंडीशन हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन ये किया, जब हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, और फील्ड को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और कब तक बढ़ाए, जब तक कि मुझे VT नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है? तो उस समय मात्र यही हमें VT मिल रहा था, मात्र ये VT मिल रहा था। जब ओपन सर्किट कंडीशन में मात्र ये VT मिल रहा था, और ये सब जीरो था, मतलब VT और EF क्या था, बराबर था। ये अब सोचे, मात्र हमें VT मिल रहा था रेटेड कंडीशन में। क्लियर है? अब ये सोचिए, अब हम क्या करते हैं, इस जो आप ओपन सर्किट कंडीशन में जो VT प्राप्त किए थे, उस समय जो फील्ड था और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो फील्ड मिला था, उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो उसके दोनों फील्ड में एक फील्ड क्या करेगा, VT देगा, और दूसरा फील्ड क्या देगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को देगा। और इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, मुझे EF प्राप्त हो जाएगा। तो ये OB क्या होगा, वो EF के बराबर होगा। मेरा यही एम था कि हमें वो फील्ड मिल जाए कि जिस फील्ड पर हमें EF प्राप्त हो जाए, और EF माइनस VT को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? स्पष्ट होगा। तो यहां से हमें क्या मिला, दो चीजें मिला, एक OA मिला और एक AB मिला। ये जो मिला ये OCC से मिला, और ये जो हमें मिला ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे मिला। इन दोनों को हमने फिर सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये IF हमको क्या देगा, ये IF एक्चुअल में ये हमें EF देगा, और ये जो देगा, ये दो जो देगा वो एक्चुअल में VT देगा, और ये जो मिलकर के हमने दिया था वो हमें क्या देगा, IA XL प्लस IA XAR देगा। तो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज को जोड़ दीजिए, फेजर सम कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, EF मिल जाएगा। यही प्रूव करना था। अब हम लोग बात करते हैं कि यहां से फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। IF इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये राइट ट्रायंगल है, याद ध्यान दीजिए ये राइट ट्रायंगल है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब ध्यान से सोचिए, तो यहां से OA को हम क्या लिख सकते हैं, OA को हम लोग IF1 लिख दिए, और IF2 को ये क्या 90 प्लस थीटा था, 90 प्लस 5 था, हमने बोला ना जो लैगिंग है तो ये होगा। तो अगर ये इसके पैरेलल है ये, तो ये क्या होगा, ये 90 हो गया, तो ये क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपने लिखा OA को आपने लिख दिया IF1, और इसको ये थीटा है 5 है, तो इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो AC को आप क्या लिख सकते हैं, IF2, ये जो वैल्यू है ये क्या है, IF2 है, तो IF2 sin 5 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 5 है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, IF2 cos 5,
चूंकि ये क्या स्क्वायर था तो ये यहाँ पर भी स्क्वायर है, IF2 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 5। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि ये आपका, लेकिन यहाँ ध्यान देगा तो वोल्टेज रेगुलेशन हम क्या निकाल लेंगे, EF निकलने के बाद वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इस मेथड में जो आंसर आता है वो क्या आता है, कम आता है। आप सोचेंगे क्यों कम आता है, इसलिए कम आता है क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस को भी आपने क्या मान रखा, आर्मेचर रिएक्शन, जिससे क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स मिलता है वो कम आता है। जो टोटल फ्लक्स ये मिला है, ये फ्लक्स क्या आएगा, कम आएगा, जिससे EF भी कम आएगी। EF कम होने की वजह से इस मेथड से जो आप सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए इस मेथड को ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।